नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज बात होगी महाराष्ट्र में महाशपथ की। अब से ठीक 150 मिनट के बाद महाराष्ट्र में आप महाशपथ देखने जा रहे हैं। आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को लेकर जितने भी सवालिया निशान थे कि क्या आज वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे या नहीं, इस पर से भी संशय के बादल बस अब चंद ही मिनटों में हटने जा रहे हैं। आज राजधर्म में हम आपको दिखाएंगे आजाद मैदान में कैसी की गई हैं तैयारियां, कैसा मंच सजा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे आजाद मैदान पहुंचने वाले हैं, किस मंच पर कौन बैठेगा और साथ ही साथ कौन कौन वीआईपी आज इस महाशपथ का गवाह बनने जा रहा है। क्योंकि आज एनडीए की ताकत भी आपको दिखाई देगी, आज महायुति की ताकत भी आपको दिखाई देगी। ये तमाम तस्वीरें एक एक करके आपके सामने रखेंगे, विश्लेषण भी होगा। आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं और ऐसे में उससे पहले ईश्वर का आशीर्वाद तो लेना बनता ही है। और इसीलिए आज देवेंद्र फडणवीस पहले गणपति बप्पा के दर पर पहुंचे, सिद्धि विनायक में उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद वो मुंबा देवी मंदिर पहुंचे जहां पर उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया। आज के इस भव्य समारोह की एक एक तस्वीर, एक एक कवरेज लगातार इंडिया टीवी आपके लिए लेकर आ रहा है। तीन बेहद खास मेहमान इस वक्त विजय चौक पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। समीर चौगांवकर जी लगातार महाराष्ट्र की नब्ज पर कौन सा नेता, कौन सी पार्टी और एकनाथ शिंदे खासतौर पर समीर जी, क्या उनका रुख, क्या उनका रवैया रहने जा रहा है, क्योंकि अभी तक वही है जो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। हमारे साथ अजीत शुक्ला बतौर चुनाव विश्लेषक इस मंच पर मौजूद हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने जबरदस्त काम किया, एक एक इलाके के बारे में, एक एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये जानकारी रखते हैं। और साथ ही आदर्श पंडित भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पोलस्टर हैं, ये जानते हैं कि कौन सी पार्टी ने किस तरीके से प्रदर्शन किया और इसके पीछे उनकी ताकत क्या रही। और अब जब आज सरकार बनने जा रही है, आज जब महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की तस्वीरें देश देखने जा रहा है, महाराष्ट्र की जनता देखने जा रही है, तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट आगे बढ़ेगी, इस पर हम लगातार आपसे जानकारी साझा करते रहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर एकनाथ शिंदे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दी। डिप्टी सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे राजी हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेता गिरीश महाजन शपथ ग्रहण से पहले एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अभी अभी ये मुलाकात हुई है। मुलाकात करने के बाद गिरीश महाजन जब बाहर आए संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब तो हम यही समझ सकते हैं कि शिंदे से ये मुलाकात बड़ी कामयाब रही है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए राजी हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेता गिरीश महाजन शपथ ग्रहण से पहले एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए पहुंचे और इसके पीछे कारण भी आप समझ सकते हैं। एकनाथ शिंदे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, जब महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कि मैं शाम तक तस्वीर साफ कर दूंगा, लेकिन कल शाम से रात हो गई, रात से आज सुबह और अब तो बस अब से कुछ ही मिनटों के बाद तो शपथ ग्रहण होनी है। क्या कहा गिरीश महाजन ने, पहले आप वो सुनिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। शिंदे साहब कोई नाराज नहीं है, बिल्कुल। उन्होंने कल भी राजभवन में भी कह दिया था, उसके पहले भी प्रेस लेके कह दिया था कि बीजेपी को उनका समर्थन है, वो कतई नाराज नहीं है, बिल्कुल खुश है। अजूनपर्यंत शिवसेनेकडून का घोषणा केली जात नाही की ते उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत ते? अभी वो इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैं थोड़ी लेकिन मुझे लगता है कि एकनाथ जी शपथ आज लेंगे, उप मुख्यमंत्री करके शपथ लेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। कोई नहीं, कोई टैक्टिस नहीं है, कोई प्रेशर टैक्टिस नहीं है, बिल्कुल खुले दिल से वो आ रहे हैं। और हम लोग सब, हम तीनों पार्टी और पूरी महायुति, कोई संकट मोचक नहीं भाई, इसमें क्या संकट मोचक की बात है। तो गिरीश महाजन को आपने सुन लिया। शिंदे से मुलाकात के बाद उनका दावा यह है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं, कहीं कोई मनमुटाव नहीं। और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस आजाद मैदान के लिए बस अब से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और कौन कौन इस वक्त आजाद मैदान पहुंच रहा है वो वीवीआईपी भी आपके सामने। केशव प्रसाद मौर्य, प्रमोद सावंत, दिया कुमारी, इसके अलावा ब्रिजेश पाठक, मोहन चरण मांझी, ये तमाम वो
वीवीआईपी से जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और एक एक करके तस्वीर आपके सामने हम रखते जाएंगे। आज का ये मौका केवल शपथ ग्रहण का नहीं है, केवल किसी राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ का नहीं है, ये बीजेपी की ताकत का प्रदर्शन का दिन है। इसलिए बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुंबई पहुंच चुके हैं, वो भी शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं। ओडिशा और गोवा के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच चुके हैं। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तस्वीर हमने आपके सामने रखी। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंचने वाले हैं, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें तो लगातार हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी समीर जी मैं आपसे चाहती हूँ। गिरीश महाजन जो मुलाकात करके बाहर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? क्या एकनाथ शिंदे मान गए हैं? देवेंद्र फडणवीस मनाने में भी बाजीगर साबित हुए हैं? देखिए, अभी गिरीश महाजन का ये बयान आया है कि एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, उन्हें ऐसा लगता है। तो निश्चित रूप से उनकी जब शपथ ग्रहण के 2-2.5 घंटे पहले, 3 घंटे पहले अगर उनकी बैठक हो रही है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा उन्होंने संकेत दिया होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं तो एकनाथ शिंदे ये का उसमें रहना बहुत जरूरी है। कभी भी एकनाथ शिंदे को संदेश देने की कोशिश नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जिस भव्य समारोह में आ रहे हैं, वहां जिस संगठन में वो सरकार में शामिल रहे हैं महायुति में, और जिस भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाया सिर्फ 40 विधायक के दम पर, अब जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने की बारी आ रही है तो एकनाथ शिंदे उस सरकार में शामिल नहीं होने जाएंगे। देखिए, एक बहुत छोटा संदेश नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं और अगर एकनाथ शिंदे वहां शपथ ग्रहण में नहीं जाते तो इसका मतलब ये था कि वो महायुति का जो है वो लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गया और शायद भविष्य में भी एकनाथ शिंदे शामिल नहीं होंगे। मुझे लग रहा है वो एक संदेश नहीं देंगे। इसके अलावा विधायकों का भी एक प्रेशर होगा। शिवसेना के जो विधायक है, जो लगातार ये कह रहे थे, उनका जो बयान आ रहा था, उदय सामंत का ये बयान आ रहा था, दीपक केसरकर का बयान आ रहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे सर्वोच्च नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो और वो उप मुख्यमंत्री बने। देखिए, विभागों को लेकर नाराजगी जरूर है एकनाथ शिंदे के पास। ये लगातार चल रहा था कि वो विभागों लेकर नाराज है और वो चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री के साथ उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाए, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया है। बयान ऐसे हैं दीपक केसरकर और साथ ही संजय शिरसाट, वो ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ना बनने का दुख तो किसी को भी होगा, ये बट नेचुरल है, लेकिन कोई इसके लिए महायुति में मन मुटाव हो जाए या देवेंद्र फडणवीस के साथ मन मुटाव हो जाए, ऐसी परिस्थिति भी नहीं है। इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि जितने भी इस वक्त शिवसेना के विधायक हैं वो भी ये चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे को लेना चाहिए और उन्हें भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना चाहिए। इसी बीच गिरीश महाजन से हमारे सहयोगी ने बात की। शिंदे से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने ये क्लियर कर दिया है कि एकनाथ शिंदे जरूर आएंगे। इधर एनसीपी लीडर छगन भुजबल की शिंदे को नसीहत है। देखिए, छगन भुजबल वो भी महाराष्ट्र के सीनियर नेता हैं, एनसीपी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने याद दिलाया शिंदे को इतिहास, शिंदे को ईगो छोड़कर डिप्टी सीएम का पद ग्रहण करना चाहिए। आप पहले सुने छगन भुजबल को, उन्होंने क्या नसीहत दी। जो शपथ ग्रहण है, पता चला सिर्फ 3 लोग यानी कि मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का होगा। लग रहा है अभी भी एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बारे में कुछ पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा रहा। लगता है इसको टाला जा सकता था या ज़रूरत थी इस टालने? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कोई शख्स जो है मंत्री होता है, उसका मंत्री पद जाता है तो नाराज होता है। ये जो मनुष्य स्वभाव है, और कोई 1 नंबर पे बैठा है मुख्यमंत्री के तौर पर और काम कर रहा है और उसको कहा जाए कि नहीं तुम 2 नंबर पे जाओ, तो उसको दुख होना कुछ स्वाभाविक है, गलत तो है नहीं है। मगर जो वास्तविकता है उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस भी उसके पहले मुख्यमंत्री थे और करीबन के 105 एमएलए थे और शिंदे साहब भी 40-45 कुछ एमएलए लेकर ज्वाइन हुए। तो लगता तो हमको ये था कि शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री बने और फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पर हुआ क्या, बहुत शॉकिंग था कि उन्होंने कहा, निर्णय ये हुआ कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उस समय भी जो है फिर देवेंद्र जी ने कहा कि नहीं,
मैं बाहर रहकर इस सरकार को सब मदद करूंगा, पार्टी का काम करूंगा। फिर ऊपर से जो है निर्देश आया कि नहीं आपको जो सरकार में रहना है और उप मुख्यमंत्री के हाथ नाते काम करना है। तो उस समय उनको भी तो कुछ दिल को चुभा होगा कि भाई ऐसे कैसे। फिर भी उन्होंने उस निर्देश का सम्मान किया, उप मुख्यमंत्री बने और पूरे दिलो जान से जो है वो उन्होंने काम किया। और आप देख रहे हैं कि आज भाजपा के एक पक्ष के सिर्फ 132-33 जो विधायक चुनकर आए, तो तभी उनको भी तो दुख तो हुआ होगा। अब इनको भी दुख होना स्वाभाविक है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना नेता उदय सामंत ने इस वक्त देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद बड़ी बात उन्होंने कही है, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे। पदाची शपथ घेणार आहे। सर आवाज दे सर, प्लीज आवाज दे सर एक मिनट सर, क्या फैसला हुआ है, क्या माननीय एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आप देखिए, अभी तक जितने रिएक्शन मैंने आपके सामने रखे हैं, गिरीश महाजन वो जब एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके बाहर आए तो उन्होंने एक रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि कोई मनमुटाव नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे। अभी आपने एक और नेता उदय सामंत को सुना, वो तो शिवसेना के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उदय सामंत राजभवन पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उदय सामंत अभी उन्होंने मुलाकात की देवेंद्र फडणवीस से। इस मुलाकात के बाद उन्होंने बयान दिया कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शपथ की जानकारी देने के लिए ही उदय सामंत राजभवन पहुंचे हैं। अब तो कोई शंका नहीं रह गई। अजीत जी, इतनी देर से यही चल रहा था, कोशिश चल रही थी, बातचीत चल रही थी कि कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है। वो भी जानते हैं कि ये जरूरी है, शिंदे का ये पोस्चरिंग के लिए भी जरूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। देखिए, शुरुआती दौर में ही जब 2019 में जब मैंडेट मिला था देवेंद्र फडणवीस को, तो उस समय ही उन्होंने जो है वो ये चीज़ साबित कर दिया था। उन्होंने एक समंदर वाला शहर बताया था और उसके बाद वो उन्होंने ये साबित कर दिया था कि मैं वापस लौट कर आऊँगा, और वो चीज़ को अक्षरशः उन्होंने लागू किया है। अब ये जो शिंदे का मामला है, ये सिर्फ ऐसे ही है, ये बहुत ज़्यादा कंक्रीट नहीं है। वो शपथ ग्रहण 100% लेंगे। वो एक उनके भी विधायक हैं, 57 एमएलए हैं उनके, तो उनको भी एक मैसेज देना है, क्योंकि उसके बाद पावर स्ट्रगल होगा जो उनकी पार्टी में होगा और एनसीपी में होगा। हाँ, जो कह रहे हैं कि अभी मैसेज देना, अब मैसेज नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? अब ये तो फाइनल मुहर कही जाएगी ना, अब इसमें तो कोई शंका नहीं है आदर्श जी। अब ये तो फाइनल मुहर है, उदय सामंत राजभवन पहुंच गए, उनको जानकारी देनी पड़ेगी, तभी आगे की प्रक्रिया निभाई जाएगी। बिल्कुल। ऐसा ही है कि फटाफट रिएक्शन आते रहेंगे। आप अपनी बात पूरी करें। तो ये एनसीपी अजीत दादा की पार्टी हो या शिंदे जी की पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां अगर आप देखें मीनाक्षी जी, तो ये एक बड़े पार्टी से टूटकर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। और सत्ता में रहना इनके पार्टी को चलायमान रखने के लिए, इनके कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए, इसलिए भी जरूरी है कि वो सत्ता में बने रहें। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें शक होना चाहिए कि वो लोग उप मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। दूसरा, जब एकनाथ जी भाजपा की तरफ आए थे फडणवीस जी के साथ, उन्होंने फिर सरकार बनाई, फडणवीस जी ने स्टेप बैक लिया और उनको आगे किया और वो सीएम बने। उसका जो क्रक्स था ये था कि मैंडेट जो मिला था वो फडणवीस जी और मोदी जी के नाम पे मिला था 2019 में, इसीलिए हम कंफर्टेबल नहीं थे उधर कांग्रेस और उनके साथ, वैचारिक भी मतभेद था। तो इस बार तो भाजपा को उससे भी ज्यादा बम्पर, बहुत ज्यादा बम्पर, मैं कहूंगा 132 सीट आई है, बिल्कुल 90% प्लस स्ट्राइक रेट है लगभग। तो इस कारण से मुझे लगता नहीं कि जो जनता का भी वहाँ जो मूड है वो क्लियर है, कार्यकर्ताओं का मूड क्लियर है। लेकिन साथ साथ उनको अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री तो कम से कम बन के ही रहना पड़ेगा। अब देखिए, तस्वीरें जो हम आपके सामने रख रहे हैं, उदय सामंत शिवसेना के नेता हैं।
वो पहले ही मीडिया में ये कह चुके हैं, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब तो यही है, राजभवन में वो जानकारी भी देने पहुंच गए हैं। शांतनु गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु जी, ये महायुति की ताकत दिखाने का भी वक्त है। अगर अभी मनमुटाव कर लिया तो देवेंद्र फडणवीस फिर वो भी याद रखेंगे। देखिए, थोड़े लेवल का तो मनमुटाव हो ही चुका है और मेरे ख्याल से शिंदे जी की क्या कैलकुलेशन रही, 132 के बाद तो भाजपा चाहे तो बिना एनसीपी, अजीत दादा और सर एक ये ब्रेकिंग में बता देती हूँ, उदय सामंत फडणवीस की चिट्ठी लेकर राजभवन गए हैं। अब क्योंकि उन्हें महायुति का नेता चुना गया है, ऐसे में उनकी चिट्ठी लेकर ही आगे राजभवन पहुंचे हैं उदय सामंत। और ये एकनाथ शिंदे के पार्टी के तमाम विधायक भी जानते हैं कि इस पार्टी की भी ताकत इसलिए है क्योंकि ये मैंडेट बीजेपी के दम पर आया है। 57 सीटें अगर शिवसेना का शिंदे गुट लेकर आया है तो उसके पीछे बीजेपी की ताकत, मोदी की ताकत, वो ब्रांडिंग की ताकत है। बिल्कुल, हमने चुनाव में देखा भी था, भाजपा का हर बड़ा नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सब उतरे थे। तो बीजेपी की जो कंबाइंड माइट होती है चुनाव लड़ने की, उसने चुनाव लड़ा था। 132 सीट के बाद भाजपा किसी भी तरह से सरकार बना सकती है। उसे एनसीपी की भी जरूरत नहीं है, उसे शिवसेना शिंदे की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि सेंटर में कोalition है तो कोalition धर भाजपा भी निभाना चाहती है। मेरे ख्याल से शिंदे जी का दांव में बहुत लंबा चल लिया उन्होंने। थोड़ा प्रेशर करना बनता है, पॉलिटिक्स में बार्गेन चलता है पोजीशन के लिए। बड़े बड़े देखिए, मतलब प्रधानमंत्री शपथ में आएंगे और आप शपथ से नहीं रहेंगे। अभी मुझे पता लगा लखनऊ से योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, सब बड़े मुख्यमंत्री भाजपा के पहुंच रहे हैं। उसके बीच शिंदे जी मतलब इतनी अच्छी सेरेमनी में मजा किरकिरा कर तो दिया उन्होंने। मजा किरकिरा हो गया है क्या? अब छगन भुजबल का दिखा रहे थे कि छगन भुजबल कह रहे थे कि ईगो छोड़ देना चाहिए, डेप्यूटी सीएम बन जाना चाहिए। तो मैं 2009 की घटना याद दिलाता हूं। 2009 में छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब अजित पवार उप मुख्यमंत्री नहीं थे। अजित पवार ने जिद करके शरद पवार से खुद उप मुख्यमंत्री बन गए और उनको खाली कैबिनेट मंत्री बनाया। तो छगन भुजबल इस बात से बहुत नाराज हो गए थे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया। खुद 15 दिन के लिए कोप भवन में चले गए थे। तो आज वो जरूर संदेश दे रहे हैं, लेकिन खुद भी उस समय नाराज हुए थे। देखिए आज मजबूरी थी एकनाथ शिंदे के लिए भी, और ये परीक्षा की घड़ी भी थी, इसलिए तो वो ये नसीहत ज्यादा अच्छे से दे सकते थे। बिल्कुल छोड़ने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को इतना लंबे समय तक नहीं खींचना चाहिए था कि शपथ ग्रहण के 2 घंटे पहले तक आप उस मामले को क्लियर नहीं कर रहे हो। आप एक केओस की स्थिति क्रिएट कर रहे हो कि आप जाओगे कि नहीं जाओगे। आपका एक मंत्री जाता, एक बड़ा विश्वस्त आदमी देवेंद्र फडणवीस के 2 घंटे पहले शपथ ग्रहण के जाता है, वहां से लेटर लेकर आप राजभवन जा रहे हो। मुझे लगता है सुखद स्थिति तब होती जब कल तीनों नेताओं ने जब पत्रकार वार्ता ली थी, जिसमें एकनाथ शिंदे थे, देवेंद्र फडणवीस थे और अजित पवार थे। जब उस पत्रकार वार्ता में अगर ये कह देते कि हाँ कल मैं शपथ ग्रहण करूंगा, जैसे अजित पवार ने कहा था, अगर वैसे एकनाथ शिंदे कहते तो मुझे लगता बहुत अच्छा रहता उस समय। उसी दिन अगर वो ये कह देते तो उससे ये समझ में आता कि एकनाथ शिंदे का भी दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, मुख्यमंत्री का पद उनसे गया, लेकिन वो भी वैचारिक तौर पर इस महायुति में जुड़े हुए हैं। और देवेंद्र फडणवीस जब बड़ी बीजेपी ज्यादा सीटें पिछली बार भी लेकर आई थी, उसके बावजूद उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकारा। तो ये तो 57 सीटें हैं एकनाथ शिंदे लेकर आए हैं, वो भी स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ी देर हो गई है। बिल्कुल। उदय सामंत चिट्ठी लेकर राजभवन पहुंच चुके हैं और इंडिया टीवी पर इस वक्त शिंदे के विधायक हैं। शिंदे के विधायकों का ये मानना है कि एकनाथ शिंदे के अलावा पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं है जो डेप्यूटी सीएम बन सकता है। देखिए, ये उनकी अपनी पार्टी की भी चुनौती है। वो नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे के अलावा भी कोई उस पद के लायक उतना बड़ा हो, इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही उप मुख्यमंत्री बने। ये तो देखिए मेरे पीछे का अपना कैलकुलेशन है, ये चर्चा है, लेकिन उदय सामंत ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। मेरे साथ है शिवसेना के तमाम नेता, उदय सामंत जी है, भरत गोगोले साहब है, प्रकाश आंबेडकर साहब है, चंद्रजीत नरके साहब है। तमाम लोगों से मैं पूछूंगा, शिंदे साहब जो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और वो भी जो है आज शपथ लेंगे। तमाम नेताओं की और कार्यकर्ताओं की, शिवसेना के तमाम विधायकों की यही इच्छा है। सामंत साहब, शिंदे साहब कैबिनेट में होंगे, आपने कहा कि उनके अलावा कोई भी जो है मंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये सबकी मन की बात है, ये हमने ऐसा सोच के नहीं किया है कि क्योंकि जो हमारे बारे में, हमारे राजनीति के बारे में एकनाथ शिंदे साहब ने किया है, उनको ही उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और हमने ये उनको कल रिक्वेस्ट की है, सब लोगों ने, सब हमारे जो मंत्रीगण थे, जो एक्स मंत्रीगण थे, उन्होंने भी बोला है और हमको विश्वास है कि वो शपथ लेंगे। जी, भरत गोगोले साहब मंत्री बन जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे शिंदे साहब, और बाद में विस्तार होगा। जब ये हमारे मंत्रीगण सामंत साहब ने जो कह दिया है वो सही है और हम लोग उसमें सहमत हैं। बाद में आप भी लोग सरकार में जुड़ जाएंगे। इस बार साहब जुड़ेंगे तो हम भी जुड़ जाएंगे। जी,
आबिटकर साहब आप बताइए। नहीं, एकनाथ शिंदे साहब किसी भी तरह से सरकार में होने चाहिए। अगर वो होंगे तो ही सरकार होगी, बस बन जाएंगे। यस। नरके साहब आप बताइए। हमारे सब विधायकों की इच्छा है कि शिंदे साहब ने उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए और महाराष्ट्र के सभी लाड़की बहना है, जो सब जनता है, शेतकरी वर्ग है, उनकी सबकी इच्छा है कि शिंदे साहब ने उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो बन जाएंगे तो फिर आप भी बन जाएंगे, बाद में विस्तार होगा। नहीं, हमको करना ही नहीं करना ये शिंदे साहब की इच्छा रहेगी तो बनेंगे, लेकिन शिंदे साहब ने उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। थोड़ी देर में हो जाएगा। मैंने बोला ना, 1 घंटे में इसका रिजल्ट हो जाएगा और सकारात्मक हो जाएगा। आपकी क्या है? 100% हमारे सब आमदार और हमारे कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि मुख्यमंत्री साहब जो पहले हो अभी वो उप मुख्यमंत्री की शपथ लेना चाहिए, कि कार्यकर्ताओं की मांग है। तो ये तमाम नेता विधायक सबका यही कहना है कि कोई किंतु परंतु नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब जो है सरकार में हिस्सा होंगे, सीएम के साथ डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे और शिवसेना के बाकी जो लोग हैं, बाकी जो नेता है या पूर्व मंत्री है, वो विस्तार में जो है उनका नंबर आएगा। जब विस्तार होगा तब उनको भी मौका मिलेगा। अब देखिए, इस जो बयान आपने शिवसेना के तमाम विधायकों के सुने, उसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू तो ये है कि एकनाथ शिंदे ये बताना चाहते हैं कि उनके विधायकों के दबाव की वजह से उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया। और दूसरा पहलू मैं आपको बताऊं, उससे पहले सबसे बड़ी तस्वीर आपके सामने रख दूं। अजीत पवार के घर के बाहर लाडली बहनें इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं और सबके माथे पर ये महाराष्ट्रियन पगड़ी आपको दिखाई दे रही है। अब इसका अपना एक मैसेज है। अगर महाराष्ट्र में इतनी बड़ी बम्पर जीत महायुति दर्ज कर पाई है तो उसके पीछे भूमिका इन्हीं लाडली बहनों की भी है। लाडली बहन योजना ने जिस तरीके से अपना असर डाला, महिलाओं के बीच में लोकप्रियता हासिल की, महायुति की जीत हुई, उसमें महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है। अजीत पवार के घर के बाहर लाडली बहनें दिखाई दे रही हैं। ये लाभार्थी हैं, अजीत पवार के घर के बाहर मौजूद है और शपथ में भी आज शामिल रहेंगी। महिला शक्ति जो है समीर जी, वो दिखाई दे रही है, महिला शक्ति। बिल्कुल, अजीत पवार घर के बाहर ये जो महिलाएं सब बारामती से आई हुई है और बारामती में एक सब एनजीओ चलाती है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए जो काम करता है। और अजीत पवार परिवार जो है, मतलब जो अब तो परिवार बढ़ गया है, पहले पवार परिवार जिसमें शरद पवार, अजीत पवार सारे परिवार शामिल थे, उनका एक बड़ा एनजीओ है जो महिलाओं को सशक्त करने का काम करता है। तो ये बारामती में उस एनजीओ से जुड़ी हुई है जो अभी अजीत पवार की पत्नी सुनीता पवार जो राज्यसभा सांसद है उसको देखती है। तो वो महिला है, वो लाभार्थी वर्ग भी है, वहाँ एनजीओ चलाती है, अजीत पवार की संस्था उन्हें बहुत मदद करती है। तो वो धन्यवाद देने आई है कि जिस तरीके से लाभार्थी का वर्ग तैयार किया है और लाडली बहना इसकी योजना लागू की है और अजीत पवार अब उनका लाडला भाई उप मुख्यमंत्री फिर से बन रहा है, तो वो एक धन्यवाद देने और खुशी जाहिर करने आई है। और अजीत पवार के अलावा एकनाथ शिंदे भी इस बात का जिक्र बार बार कहते थे कि लाडली बहना के कारण यह बहुमत मिला है और महाराष्ट्र की लाडली बहना चाहती है कि ये भी दिलचस्प है कि लाडली बहन की योजना जो मुख्यमंत्री लेकर आता है, फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है, मुख्यमंत्री कोई दूसरा ही बनता है। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा और जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा। लेकिन इम्पोर्टेंस ये है कि आज महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन रही है और महायुति की सरकार में मतभेद नहीं है और ना मनभेद है। ये कौन कह रहा है आपको बता दें कुछ ही मिनटों पहले, क्योंकि एकनाथ शिंदे पर से ये सस्पेंस खत्म हुआ है। विधायकों का बयान आपने सुन लिया, उदय सामंत भी चिट्ठी लेकर राजभवन पहुंच चुके हैं। इधर सीनियर लीडर सुधीर मुंगटीवार का कहना यह है कि महायुति में कोई मतभेद नहीं है। आप सुने सुधीर मुंगटीवार को। फडणवीस साहब अकेले शपथ ले रहे हैं कि और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बतौर मंत्री शपथ लेने वाले उनके साथ? देखो, अभी तो आज महायुति के 3 जो वरिष्ठ नेता है, ज्येष्ठ नेता है, वो शपथ लेंगे। माननीय देवेंद्र जी, माननीय एकनाथ जी और माननीय अजीत दादा। एकनाथ शिंदे साहब मान गए उप मुख्यमंत्री बनने के लिए? हाँ जी, वो तो पहले से ही कोई विषय था नहीं, कुछ विभागों के बारे में चर्चा और संवाद बाकी था। माननीय देवेंद्र जी ने संवाद करते हुए आगे कदम बढ़ा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई महायुति की कल, जो तीनों बड़े नेताओं के, उसमें देवेंद्र जी ने साफ किया कि वो मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, अजीत पवार ने भी साफ किया कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब बैकफुट पे दिखाई दे रहे, तो बोले शाम को बताएंगे, पता चलेगा आपको शाम को। ये असमंजस की स्थिति क्यों थी? नहीं, इसीलिए शाम को क्लियर कर दिया। असमंजस कहाँ है? अभी हो गया, वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है।
मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्या इसके बारे में कोई जानकारी आप लोगों तक पहुंची? होगा कि पहले होगा, आप मंत्री बन रहे हैं सर? ये मुझे पता नहीं, ये मोदी साहब और अमित भाई तय करते हैं। आपका मन है मंत्री बनने का? देखो ये विषय नहीं होता है, पार्टी जो आदेश देती है उस आदेश के साथ में हम मग करते हैं। लोकसभा गढ़ने की इच्छा नहीं थी मेरी, मुझे कहा गढ़ा मैंने। आज प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं यहाँ पे, कितना बड़ा ये पूरा। अब सुधीर मुंगटीवार जो कह रहे हैं उसके रेफरेंस में मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रही हूँ, और जब आप ये तस्वीर देखेंगे, आज के इस महाशपथ समारोह की मंच की ये तस्वीर है, सबसे बड़ी तस्वीर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दे रही है। एक है तो सेफ है वाला नारा, आपने सुना था ना, वो नारा जो इस इलेक्शन में जबरदस्त काम कर गया। स्टॉलवर्ट लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए सबसे बड़ी तस्वीर बतौर प्रधानमंत्री भी उन्हीं की होनी थी। लेकिन उसके बाद जो दाएं हाथ पे तस्वीरें हैं उस पर थोड़ा गौर करिएगा। बीच में देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं, आज मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र तो राज्य में देवेंद्र, तो वहीं अगल बगल में दाएं बाएं दो और तस्वीर देखें, देवेंद्र से थोड़ी ही छोटी अजीत पवार की तस्वीर आपको दिखाई देगी, और उससे छोटी तस्वीर आपको एकनाथ शिंदे की दिखाई देगी। ये महायुति की जो तस्वीर है, क्या इस तस्वीर में भी कुछ बिटवीन द लाइन्स है, कोई इंडिकेशन है सर? हाँ, वो स्पष्ट है नरेंद्र। ये पूरी जो जीत है उसका आर्किटेक्ट ही देवेंद्र मोदी है। वो जो जीत को कहा जाए कि मुख्य शिल्पकार जो है वो देवेंद्र फडणवीस है। तो देवेंद्र फडणवीस को बड़ा दिखाया गया है, और देवेंद्र फडणवीस ने ही पूरे 2014 की जीत हो या 2019 की जीत हो या 2024 की जीत हो, इसमें मुख्य शिल्पकार जो है वो देवेंद्र फडणवीस है। और देवेंद्र फडणवीस की वजह से ये इतनी बड़ी जीत मिली। मतलब आप एक चीज सोचिए कि 132 सीटें आई हैं, पिछले 30 वर्षों के इतिहास में इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी। तो इतनी सीट मिलने का जो मुख्य शिल्पकार है वो तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। और दूसरी चीज है, इससे पहले भी जब एक बार सत्ता में जब आई थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय में प्रमोद महाजन या गोपीनाथ मुंडे वगैरह थे, इन लोगों ने सारे छोटी छोटी पार्टियों को एकजुट किया था और सत्ता में आए थे। लेकिन उसको मास मूवमेंट में बदल दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। मैं इस पर आऊंगी सर। एक और तस्वीर आ रही है, नितिन गडकरी मेरे ख्याल दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में। एक एक करके वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। नितिन गडकरी दिखाई दे रहे हैं। हाँ। जी देवेंद्र फडणवीस से इनके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत और अच्छे। देवेंद्र फडणवीस से नितिन गडकरी से आरएसएस, पूरी चेन हम समझ सकते हैं। और नागपुर से ही आप देखें, दोनों नेता जीत के आए, चाहे नितिन गडकरी लोकसभा में हो या देवेंद्र फडणवीस। मीनाक्षी जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जो नितिन गडकरी थे, जब इनके पिताजी जो है जब एमएलसी थे देवेंद्र फडणवीस जी के, तो वहां से जब चुना गया था, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी था, तो वहां से नितिन गडकरी फिर से पुनः चुने गए थे। और इनकी अभी भी आंटी जो है वो रही हैं एमएलसी। तो इनका जो है शुरू से ही जो है एक राजनीतिक परिवार रहा है। दूसरा चीज है कि ये बहुत ग्रूम हुए, नगर पार्षद से मुख्यमंत्री के पहुंचे हैं। तो नगर पार्षद, उसके बाद फिर मेयर, ये सबसे कम उम्र के मेयर भी रहे हैं। 22 साल की उम्र में मेयर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी दोनों नागपुर से आते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस हमेशा प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे लॉबी के गिने जाते रहे। देवेंद्र फडणवीस को बनाने में प्रमोद महाजन की बड़ी भूमिका रही थी। जब पहली बार 1992 में पार्षद बने और जब दूसरी बार 1997 में जब पार्षद बने देवेंद्र फडणवीस, तो मेयर कौन बनेगा, तो बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही थी नागपूर के। प्रमोद राज्यपालांना भेटला, निवेदन पत्र देखील दिलेले, काय निवेदन पत्र दिले आणि कोणती फुटलेली आहे का? आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज 5:30 वाजता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी आहे। आम्ही शिवसेनेच्या वतीनं सगळ्याच आमदारांनी, माजी मंत्र्यांनी माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना कळकळीची विनंती केलेली होती की कुठच्याही परिस्थितीमध्ये सरकारमध्ये त्यांनी उपमुख्यमंत्री बनलं पाहिजे। त्यांनी ज्या योजना सुरू केलेल्या आहेत त्याच्या संदर्भात देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना ते देखील सरकारमध्ये असले पाहिजे, ही आमची सगळ्यांची भूमिका होती। आणि मला सांगताना आनंद होतोय की शिवसेनेचे आमचे सगळे आमदार, शिवसैनिक, महायुतीचे सगळे आमचे आमदार आणि माननीय देवेंद्रजींनी स्वतः देखील एकनाथ शिंदे साहेबांना, हमारे सभी शिवसेना के विधायक और सभी सांसद महायुति के साथ हैं और इस बात से खुश है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं।
त्यानंतर आम्ही सगळे माननीय देवेंद्रजींना भेटण्यासाठी सागर बंगल्यावर आलेलो होतो. एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पद स्वीकार करने की सहमति दे दी है. पदाच्या शिफारसीचे जे पत्र आहे ते आमच्याकडे देण्यात आलं आणि ते आता आम्ही राजभवनावर येऊन मैं सागर बंगले देवेंद्र फडणवीस से मिलने आया था और एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री बने इसका पत्र लिया मैंने और राजभवन दिया. मान देऊन आम्ही जी इच्छा व्यक्त केली होती त्या इच्छेला मान देऊन माननीय एकनाथ शिंदे साहेब 5:30 वाजता राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील हे आता निश्चित झालेलं आहे. अब देखिए ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है राजभवन में. शांतनु जी, इन्होंने पत्र दे दिया है और फाइनली मतलब फाइनली 3:30 बज गए हैं आखिरकार. ये तो जैसे मूवी में होता है बहुत ना, जैसे हम देर लोग- हुई आने में तुझको, शुक्र है आए तो. देखिए वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे रेपुटेशन तो शिंदे जी की कम होगी. 14 में, 19 में, 24 में तीनों बार वर्डिक्ट देवेंद्र फडणवीस के लिए भाजपा लेड गवर्नमेंट के लिए था. उसको 19 में उद्धव जी ने इतना किरकिरा किया कि उन्होंने मतलब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुत्र जनाब जला उद्धव ठाकरे बन गए, लेकिन उन्होंने सरकार पकड़ी रही. और इस बार जो शिंदे जी ने करा उसका कद छोटा हो गया. अब मतलब जो दोनों डिप्टी सीएम है उसमें अजीत दादा का पल्ला भारी हो गया है और इनका पल्ला नीचे हो गया. देखिए भाजपा कहती है 2029 में वो अपने बल पे सरकार बनाएंगे, तो यानी दोनों को तो काटना ही है. तो अब कटने में नंबर पहला तो मुझे लगता है शिंदे जी का. आज की तो ऐसी बातें इनके नहीं करनी चाहिए, सरकार बनने जा रही है, लेकिन ये करके उनका कैलकुलेशन मेरे समझ में नहीं आया क्यों उन्होंने इतना एग्जर्ट करा जब कैलकुलेशन में नंबर ही उनके फेवर में नहीं थे. सर, जब मैं कल महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रही थी, अजीत पवार की बॉडी लैंग्वेज देवेंद्र फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज से एकदम अलग एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही थी. आज पोस्टर में उनकी तस्वीर का छोटा हो जाना, अजीत पवार से भी उनकी तस्वीर का छोटा हो जाना, क्या ये एक इंडिकेशन है कि उनका ये बर्ताव या ये इतनी देर तक रूठे रहना, कोई डिफेंसिवनेस नहीं दिखाई देना उनको भारी पड़ा? इसको मीनाक्षी जी अब इनको या तो शिंदे जी को बहुत मेटिकुलसली अर्न बैक करना पड़ेगा पहले 6 महीने में. तो अगर वो अर्न बैक नहीं कर पाए तो फिर ये यहाँ से डाउन जाएगा. बीएमसी का चुनाव जो आ रहा है, क्योंकि मुंबई में अभी भी उद्धव जी जिंदा हैं, मतलब उनकी ताकत है और वहां ये काउंटर कर सकते हैं क्योंकि वहां शिव सैनिकों में इनकी भी पकड़ है. तो वहां से मेरे ख्याल से ये अपनी फिर से मेटल बना पाएंगे और अपनी पकड़ वापस ला पाएंगे. और अपने जो इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करा, इतनी मतलब इतने अच्छे मैंडेट के बाद ये किरकिरी तो मतलब बहुत ही गलत थी मेरे ख्याल से. ये वही महाराष्ट्र से भी फीडबैक आ रहा है जो अभी शांतनु जी कह रहे हैं. ये सेम फीडबैक, और मैं शांतनु जी के बात से एग्री करूंगा. मुझे लगता है बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो उदाहरण तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी इससे तो बेटर थे. जब उनको 40 सीट आई थी वहां पे बिहार में, तो उन्होंने बोला था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, भाजपा क्योंकि हमसे डबल है भाजपा की सीटें, तो भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए. उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बात कह दी थी आके, और उनको फिर भी बनाया गया. वो अलग है पर्दे के पीछे क्या होता है, लेकिन पब्लिक पॉस्चरिंग में तो कम से कम वो आगे थे. तो शिंदे जी की जो पब्लिक पॉस्चरिंग हुई उसमें मैं शांतनु जी से पूरी तरह से अग्री करता हूँ कि वो उसमें अब उनका जो शीन था, जो एक शाइन था, वो थोड़ा कम हुआ है. और फडणवीस जी का बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि जब जरूरत थी तो उन्होंने स्टेप बैक किया, पार्टी को बढ़ाया. डिप्टी सीएम रहते हुए फिर डिप्टी सीएम बने, फिर पार्टी को बढ़ाया, पार्टी को एक्सपैंड किया, पार्टी को अब जो नतीजे दिखा रहे हैं. चुनाव में जब पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तब भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हुए. उन पे सवाल भी उठाए गए और उन्होंने पार्टी को स्ट्रेंथन किया. नतीजे तो यही बता रहे हैं, और हर जगह स्ट्रेंथन किया. पहले बीजेपी कुछ एरियाज की पार्टी रहा करती थी, आज पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई है. विदर्भ में शानदार प्रदर्शन किया समीर जी, उन्होंने मराठवाड़ा में शानदार प्रदर्शन किया, कोंकण ठाणे में सब जगह, मतलब 6 क्षेत्र में आप देखो क्या हो. देखिए अजीत पवार की और अगर एकनाथ शिंदे के इक्वेशन की बात करोगे तो ये कभी बहुत अच्छी नहीं रही. आप ध्यान रखिए, जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़कर जब बगावत की थी तो उन्होंने सबसे बड़ा हमला अजीत पवार पे बोला था कि वित्त मंत्री रहते हैं, बजट में बराबर हिसाब नहीं रखते हैं, हमारे विधायकों को कम पैसा मिल रहा था. और उन्होंने एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार पे हमला बोला था. तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की नहीं, दोनों मराठा नेता है, दोनों चाहता है कि मराठा के हम बड़ा नेता बने. अब ये दोनों कोशिश करना चाह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस से उनकी एक्विजिशन ज्यादा अच्छी हो, सत्ता में ज्यादा हिस्सा मिले, केक में बड़ा हिस्सा उन्हें मिले. एकनाथ शिंदे इसमें पिछड़ गए. अब जिस तरीके से अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की जो कल आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी. खूब हंस एकनाथ रहे शिंदे के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के लिए बहुत मुश्किल होगा कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जब सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है, वहां अपनी वो जगह कैसे बना पाते हैं, कैसे अपना रोल निभा पाते हैं, अपने विधायकों के लिए या मंत्रिमंडल में कैसे भूमिका निभा पाते हैं. मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस की बड़ी चुनौती रहेगी. लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने दोनों के साथ काम किया है, उनके नीचे भी काम किया एकनाथ के और एकनाथ के मुख्यमंत्री. एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने रख रही हूँ. गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और धीरे धीरे आप ऐसे वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला देखेंगे.
शुरू में इसको लेकर भी बड़ी हवा तैयार की गई कि नरेंद्र मोदी तो देवेंद्र फडणवीस को चाहते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह शायद नहीं तैयार हैं इस बात के लिए। वो उनको एकनाथ शिंदे ज्यादा पसंद आ रहे हैं, या वो एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये सारी कहानियां हैं, जो हकीकत है वो आपके सामने है। इस वक्त वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है।